फॉर्म भी ध्यान से भर दीजिएगा, कई बार खुलता नहीं है, कॉपी कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र में जाके पेस्ट कर दीजिए और एंटर मार दीजिए, खुल जाएगा। नहीं खुलता है तो जो आपने पेस्ट करी है ना लिंक, उसके आगे कुछ जुड़कर आ गया होगा मशीन लैंग्वेज में, हंसिया तोड़ा सितारा टाइप से ना, उसको डिलीट कर दीजिएगा, फिर एंटर मार दीजिए, फिर खुल जाएगा, राइट। और ये जितने भी हमने आपको जो है प्लेटफॉर्म बताएं सोशल मीडिया के, इनकी सबकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, राइट, वहाँ से आप सारी लिंक ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान में वैट कम करने को हैशटैग वायरल करना होगा, ये कांग्रेस ऐसे नहीं मानेगी, आलोक सिंह जी कहते हैं। आलोक सिंह जी बिल्कुल, लेकिन आलोक सिंह जी इसमें एक बहुत बड़ी बात ये भी कि जिन लोगों ने ये सोच कर वोट दिया था कांग्रेस को कि भाई कांग्रेस बेहतर करेगी, थोड़ा उन लोगों को भी स्वाद ले लेने दीजिए, आ गया स्वाद वाला बात है ना, है ना, तो मौज कर लेने दीजिए थोड़ी सी उनको, राइट कि नहीं? चलिए, ग्रीटिंग्स प्रेयर फ्रॉम ग्लोबल एंड, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? दिवाली ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, हमारे तो अभी भी चली रही है, कोई आ रहा कोई जा रहा है, किसी के हम जा रहे हैं, किसी का ये चल ही रहा है। तो नेवर एंडिंग दिवाली है इस बार की, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ज़ोर से मनी है भाई। और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हो रही, जितने भी व्यापारियों से मिल रहा हूँ, हर व्यक्ति एक ही बात बोल रहा है, 9 देवी से जो उठा है व्यापार, वो दोबारा पीछे जाने का कहीं से कहीं तक अभी तक कोई वो नहीं, इंडिकेशन इस प्रकार का नहीं आया। तो ज़बरदस्त उठाने मार्केट में, ज़बरदस्त तरीके से मार्केट चल चुका, तेज़ी आ चुकी है, कहना चाहिए शुद्ध हिंदी में। सबका काम चल रहा है, चाहे नमकीन वाला हो, चाहे पेन वाला हो, चाहे पेंसिल वाला हो, चाहे कोई भी हो, सबके काम चल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद हमको सतर्क रहना है ना, ऐसा नहीं एकदम से खुश हो जाए। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। जय श्री राम, नरेश कुमार जी, बिल्कुल। तो चलिए भाई, तो सबसे पहले दिवाली की बात कर ले, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मन रही दिवाली, ज़रा देख लें। आइए, ये नज़ारा आपके लिए लंदन से आ रहा है, देखें ज़रा क्या हो रहा है। लीजिए, राम जी आ गए, सीता जी आ गई, बड़ी गजब की क्रिएटिविटी है भैया। राम जी आ गए, सीता जी आ गई, और ये देखिए किस प्रकार से चलाया जा रहा है। समीर देसाई जी, राम राम भैया, सब राम जी का ही चल रहा है यहाँ। लक्ष्मी जी भी आ गई, हाँ, कमल का फूल हाथ में लिए हुए, बड़ी गजब की परेड निकली भाई लंदन में। हनुमान जी भी आ गए, कमाल किए। कृपा सिंधु रॉय जी, धन्यवाद, ठीक है ना। तो ये साहब, ये जलवा है आपका, लंदन में भी जलवा, दनादन सर चढ़ के बोल रहा, अब क्या करें, बड़ी आफत है यहाँ की। तो यहाँ की दिवाली इतनी जोर से मनी कि लंदन में भी बन रही है। रजत चौहान जी, धन्यवाद। रुकने का ही नाम नहीं ले रही दिवाली। अभी तो ऐसा हो गया है, अभी तो ऐसा हो गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को बहुत जोर का दिवाली आया है, वासिम जी बहुत परेशान है, फेक। बर्नॉल नहीं है, आगे जो आने वाला उसमें ये काम आएगा, वैसेलीन। इसकी वजह से दर्द कम होता है, ऐसा लोगों ने बताया। नहीं, होंठ वोंठ फट जाते ना तो लगाने पे दर्द कम होता है। ठीक है, आने वाला वीडियो और देख लीजिए, फेक है, असली है, नकली है, हमें क्या मालूम। आओ भाई, आपको दिखा देते हैं, हम क्यों कुछ कहें, हम क्यों कुछ कहें जब कहने वाले मौजूद हैं तो। हाँ भाई, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष से सुन लें क्या कह रहे हैं, सुने, आइए। Hi folks, it's Boris Johnson here wishing everybody a very happy Diwali. Hi folks, it's Boris Johnson here wishing everybody a very happy Diwali.
The lights are on in Leicester's Golden Mile, the samosas and sweet treats are being handed out, and people are taking in all the wonderful sights, smells, and sounds that make this festival so luminous and exciting. And of course, so meaningful, because today marks the moment when Lord Rama and Sita, their way lit by many thousands of lamps, returned triumphantly to their home after the demon king Ravana had been roundly defeated. And of course, running through this occasion is the central message of good over evil, hope over despair, knowledge over ignorance, an uplifting message that I believe we can all take to our hearts. And with the autumnal nights growing ever longer and darker across Britain, this spectacular festival ushers in a new mood and a new spirit of optimism and joy. So whether you've been celebrating on Soho Road in Birmingham, enjoying a ride on the Wheel of Light in Leicester, or you're going along to watch the fireworks later this week, this really is a festival that can bring all of us together. And to British Indians, for whom this festival means so much, I want to express my personal admiration and respect for everything you do for our country. Quite simply, Britain would be a lesser country without your contribution. From running our most successful businesses to leading scientific research, serving the public in our NHS, our police, our armed forces, at every turn, making our country more prosperous, healthy, generous, and secure. So, to everyone celebrating Diwali here in Britain and around the world, I want to wish you all a happy Diwali and a joyful and successful New Year. Shubh Diwali. मार ही डालोगे, मार ही डालोगे। सारा हैप्पी दिवाली इतना सारा करने के बाद आखिर में जाके शुभ दिवाली भी हो गई। लंबा चौड़ा मैसेज दिया, 2 मिनट से ज़्यादा का मैसेज है, जिसमें कहते हैं भगवान राम, लॉर्ड राम, हाँ, भगवान राम जब वापस आए थे तब दिवाली मनती है, रावण जैसे ईविल को जीत कर आए थे तब दिवाली मनती है। भारतीयों के योगदान को पूरी तरह से उन्होंने आका और कहा भारतीयों के बिना संभव नहीं है कि ब्रिटेन तरक्की कर जाए, आप लोगों का इतना योगदान है, हर फील्ड में योगदान है। अभी कोई कह रहे थे वो फेक है, ठिकाना है, फलना है, अभी ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। गिरीश जी कहते हैं यूएसए मुस्लिम आर लिविंग इस्लाम, हाँ गिरीश जी आऊँगा, उस पर भी आऊँगा। पीयूष त्रिपाठी जी कहते ये तो मोटर दाग दिया, हाँ जी पीयूष जी मोटर हो गया, क्या करें। भरत वेश जी कहते बीजेपी कैन ओनली अरेस्ट इनोसेंट हु बर्न क्रैकर्स। मैंने ये बात किधर से आ गई, आएंगे इस पर भी आएंगे ना, अभी तो कुछ और ही बात चल रही है अभी तो कुछ और ही बात चल रही है सर, ठीक है ना। चलिए फिलहाल एंजॉय कर लीजिए दिवाली को सर, गड़बड़ हो जाएगी। अपूर्व कामदार जी बहुत बहुत धन्यवाद, पहले वैसलीन फिर फेविकॉल, वासिम जी के लिए कमेंट आया। चलिए भाई अच्छी बात है, हमने तो इतने पटाखे फोड़े भाई, वासिम जी ने बोला अरेस्ट कर लो, हमें तो कोई अरेस्ट करना ही नहीं आया। चलिए सर, वेदर बुकिंग FIR अगेंस्ट पाक नेवी ऑफिशियल विल वर्क और गवर्नमेंट ऑफ भारत हैज़ टू एग्रेसिव अगेंस्ट किलिंग ऑफ फिशरमैन गुजरात, शक्ति प्रसाद जी। करेंगे सर, इस पर भी बात करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी FIR से, है ना, क्रॉस बॉर्डर का मामला है इसलिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो संघी बोरिस, यस बोरिस जॉनसन भी संघी हो गए, तो इतना ही है, हमको क्या पता, वो थोड़ा सा कुछ दिवाली वाली मनानी, फिर ये मैंने लाइक तो कर लो कम वक्तों, लाइक में भी दिक्कत है। ये लंदन वाला RSS, अरे भैया लो, ओफो अन्नकूट पे भी पहुंच गए अगले दिन, स्वामीनारायण मंदिर। ये माइला मेरा को क्या दिख रहा रे बाबा, माथे पे तिलक लगाएला है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, आप हमारी गर्दन भी काट देंगे हम, लेकिन तिलक नहीं लगाएंगे। ओफो क्या हो गया भाई, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ओफो ये माला वाला पहन के खड़े रहा बाबा, ये बाबा रे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गया।
ओ चलो भैया मास्क वास्क लगा लिया, चलो मंदिर के अंदर, अरे भैया जूते उतार के, अरे रे 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 रे, ये सब क्या देख रहा हूँ मैं। संगी, घोर संगी, भ्रष्ट हो गया ये आदमी, हिंदू बन गया रे हिंदू। उठा ले रे बाबा, मेरा को उठा ले रे बाबा, ये सब में क्या देख रेला है, अभिषेक हो रेला है, ओफो, अरे रे 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 रे, बोरिस क्या हो रेला है भैया ये, हाँ ओफो, बताइए। हाथ में कलावा, माथे पे तिलक, इधर माथे पे तिलक, ये कंगन वंगन पहन के हाथ में ये भी कलावा बांध के, बाबा रे बाबा, ये माइला देवा रे देवा, ये मैं क्या देखता रे, ओफो, अरे बाबा रे बाबा, सब सब फेंके फेंके सब फेंके, मोदिया खुद ही फेंकू है, ये सब फेंक है, बहुत दिक्कत है रे बाबा। पहले ही कही थी वैसलीन लेकर बैठे है भाई, काम आएगी, नहीं मानते हो, चलो कोई बात नहीं भाई। उफ, क्या करें, बड़ी आफत है भाई। खैर, फेक, वल्लाह क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ ये क्या हो रहा है। इसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं लाहौर पे बिल्ला कूदत। और इस बार खा पी के दिवाली की गुजिया और मिठाइयाँ, मोटा मोटा बिल्ला कूदत, ठीक है ना, एकदम गबरू वाला बिल्ला कूदत। तो भाई अब आप कुछ भी करिए, खैर ठीक है, सेटिंग कर ली होगी, पटा लिया होगा मोदी जी ने। एक तो ये मोदिया के मारे बहुत दिक्कत है, कौन बनाया इसको प्रधानमंत्री, जब से ये ससुरा प्रधानमंत्री बना है, ये प्रधानमंत्री बना, तब से बहुत दिक्कत हो गई। पूरा विश्व देखो संघी बना जा रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। भारत को पहचान मिल रही है, बड़ी दिक्कत है। आइए भाई और आगे देखें, पटा लिया होगा एक आदमी को, है ये क्या है, अब ये क्या लिया, ये नितिन शुक्ला पता नहीं क्या क्या उठा लाता है। द केन्या गजट, अच्छा जैसे भारत का गजट होता है, राजपत्र भारत का, ऐसा ही केन्या का गजट है। क्या लिखेला है इसमें, है देखें जरा, पब्लिक हॉलीडे एक्ट, द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ द इंटीरियर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट थर्सडे 4th November 2021 shall be a public holiday to mark Diwali 2021। ये महिला रे बाबा, 4 तारीख को ये भी छुट्टी देला, नेशनल हॉलीडे कर दिया रे बाबा। बोले दिवाली पे छुट्टी, नेशनल हॉलीडे रहेगा दिवाली पे। केन्या भी, अरे बाबा रे बाबा, केन्या, यस दे कैन, दे हैव डन इट। और आप अभी तक पूछ रहे हो केन्या, यस दे कैन। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, अमेरिका में तो प्रस्ताव पहुंच गया है नेशनल हॉलीडे के लिए, तो अब क्या करें, तो पूरा विश्व ऐसे ही संगी हुआ चला जा रहा है। मेरे को इधर पर नहीं रहने कर बाबा, वह पूरी धरती ऐसी हो गई, अभी मैं चांद पे रहने को जाएगा, किधर और पे मेरे को भेजो, इधर पे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कुछ, इधर पर सब संगी हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। तो ये दिवाली चल रही है साहब, मैंने कहा दिवाली का एक हैंगओवर दे दूँ लास्ट, ठीक है ना। बाबा रे बाबा, बड़ी आफत है साहब। हाँ आइए साहब, अमेरिका में संसद में भाई दिवाली डे एक्ट प्रस्ताव आ गया न्यूयॉर्क में। बोरिस जॉनसन ने कह दिया आपके योगदान के बिना ब्रिटेन अधूरा है। सबसे खालिस असली वाले ये ऊपर जो रिंग पहनते हैं ये वाले, ये असली, ये बोलते हैं हम खालिस हैं, असली, हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी कोई नहीं जाएगा। वासन देखो, कान खोलकर सुन लो भाई, वो ऐसा कहते हैं, हम नहीं कहते, कहते हैं हम ही जन्नत में आएंगे, असली वाले। दिवाली पर यूएई के स्कूलों में 4 दिवसीय सप्ताहांत शुरू किया गया। 4 दिन की छुट्टी, इतनी तो हमारे केजरीवाल जी भी छुट्टी नहीं देते बाबा। ओफो खांसी आ गई मेरे को तो बाबा, अब क्या करें, बहुत आफत है। कैसे चलेगा काम, ये दुनिया ऐसे चलेगी क्या भैया, ऐसे चलाओगे?
मतलब शेख भी दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। दुबई में कहते पटाखे फोड़ो। भैया रे भैया, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। चलिए और देख लें जरा। और कहाँ कहाँ कैसी कैसी पटाखे पटाखे बज रहे हैं। गलतफहमी मत रहना, भारत नहीं है। गलतफहमी मत पकड़ लेना, भारत नहीं है कतई। आओ तुझको आओ। मोना उसको करो। अच्छा नहीं नहीं कुछ हम न्यूविंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स, दिवाली मन रही है जोरों पर। मित्र हैं सौरभ झा जी, उन्होंने तस्वीर भेजी। क्या करें भाई, बड़ी आफत है। पीयूष त्रिपाठी जी थे सेक्युलरिज्म जबकि वेस्ट की उपज है। बोरिस जी कहें तो वो चर्च और स्टेट के बीच में है, सनातनियों के साथ रखा है सब। बोरिस जी को भी दिवाली की शुभकामनाएं। जी शुभ दिवाली उन्होंने बोल दिया एकदम लास्ट में आके। तो भाई न्यूविंगटन में भी बन रही है, सब जगह बन रही है। मुद्दे की बात ये बताओ, भारत में बन रही नहीं। और भारत का इस बार का दिवाली का क्रेज कैसा था। आइए देखें जरा, ये अम्मा का वीडियो तो बड़ा वायरल हो रखा है, आप लोगों ने देखा कि नहीं। आई शाबाश। अम्मा रिकॉर्ड तोड़ दे रही। लोग कहे पटाखे ना बजाओ, अम्मा कहे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, ज़्यादा बोलोगे धुआं धुआं कर दिया। अम्मा भी कमाल कर दिया, उम्र देखिए अम्मा की, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है साहब। पटाखे अम्मा ने जम कर बजाए, दैत दनादन। तो ये इस बार की दिवाली का जलवा था। केवल 1% हिंदू का जागने का ये असर है गुरु जी। बिल्कुल रितेश सिंह जी, अभी तो 1% में ये हाल है। मैं भी यही कह रहा हूँ, 1% में 1.25 लाख करोड़ पहुँच गई कहानी। सोचिए ज़रा क्या हो सकता है। हमने बहुत सारे लोगों से कहा था कि दीपावली जब मनाएं, इसके बाद में तमाम सारे लोग आपके पास में आएंगे, तमाम कर्मचारी वो आएंगे जो लगातार आपके साथ काम करते हैं, तो उनको दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है उनके साथ। उनको घर पे बुलाइए, चाय नाश्ते बुलाइए, फिर ससम्मान उनको जो राशि आपको देनी, मिठाई देनी, वो ससम्मान दीजिए। हमने कहा और लोगों ने कर दिखाया। हमारे मित्र हैं बसंत, तो बसंत जी ने भाई इनके यहाँ सामने लाइट वगैरह, ट्रैफिक जो स्ट्रीट लाइट्स है वो सुधारते हैं, तो इनको अपने घर बुलाया, बाकायदा ससम्मान इनको नाश्ता कराया, चाय पिलाई, इसके बाद मिठाई और सम्मान राशि इनको दी। तो इस प्रकार से जब सम्मान होता है तब आप जो कुछ देते हैं उसका भी एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने से होता है, लोग करते भी हैं, लगातार कर भी रहे हैं ना। तो ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग इस हर एक बात को जो फॉलो करते हैं, हर एक बात को जो अच्छी बात आपको लगती है उसको फॉलो करते हैं। ये कमाल आप लोगों का। सर कुछ टीवी वाले कुछ ज़्यादा ही शोध कर पटाखों के प्रदूषण को नंबर 1 साबित करना चाहते हैं। सुधीर दुबे जी बस आ ही रहा हूँ उसी बात पर, 2 मिनट में बस पहुँचने वाला हूँ उसी जगह। और क्या, हमने कहा भाई पुलिस वालों को भी थोड़ी मिठाई विठाई देनी चाहिए। तो साहब पुलिस को भी मिठाई पहुँच गई। हमारे मित्र हैं मनीष शर्मा जी, उन्होंने पुलिस वालों को मिठाई दे दी भाई। तो ये इस बार की दिवाली थी, बड़ी अलग दिवाली थी। आपको मज़ा आया इस दिवाली में? तो साहब फ़र्क पड़ता है, आप फ़र्क लेकर आए,
वासिम जी, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप चाहकर भी इन चीज़ों को नकार नहीं सकते। आपके सामने है। खैर, अब चलते हैं उस जगह पर जो इस बार अनोखी हुई। पहले हमने आपको बताया था, लेकिन अब वो पूरी हो गई। पहले हमने सिर्फ आपको बताया था, लेकिन अब वो पूरी हो गई। दिल्ली से चली श्री रामायण सर्किट ट्रेन, हमने आपसे कहा था ना रामायण एक्सप्रेस चलने वाली है, कराएगी अयोध्या से रामेश्वरम तक दर्शन। किस किस को याद है इस ट्रेन के बारे में? हमने बहुत पहले बताया था, हमने आपको शायद 2-3 महीने पहले, कि ऐसी एक ट्रेन चलने वाली है जो रामायण एक्सप्रेस के नाम से चलेगी। वो ट्रेन चल दी और फुल्ली एसी ट्रेन है साहब, IRCTC की। ये ट्रेन चल दी। अब इस ट्रेन को लेकर बड़ा बवाल मचा, क्योंकि ट्रेन बड़ी सुपर VIP ट्रेन चली है साहब। रामायण सर्किट ट्रेन नाम, रामायण श्री रामायण सर्किट ट्रेन नाम अगर रखोगे आप और अयोध्या से रामेश्वरम तक चलाओगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता विवाद ना हो। तो लोगों ने हिसाब लगाया। एक सज्जन थे, बहुत पढ़े लिखे, बे रहे कि वो बे कहत रहे कि मैथ्स में नंबर 1। हमारी तो भैया गणित कमज़ोर रही, बाकी बहुत ही एकदम जोर की मैथ्स। उनने हिसाब लगाया, हिसाब लगा के बताया, बुलेट ट्रेन में 1,95,000 का टिकट होगा। मैंने कहा ना, मतलब सीट घर पे ले जाने की हो रही, डब्बा घर ले जाएंगे का? अबे 1,95,000 में रेलवे डब्बा घर ले जाने को दे रही का? कमाल हो गया। तो उन्होंने हिसाब लगा दिया साहब, 1,95,000 पता नहीं कितने का टिकट बता दिया था उन्होंने। हार्ट अटैक आ गया लोगों को। तो यहाँ पर भी लोगों ने टिकट लगाने का हिसाब शुरू कर दिया। बोले बहुत महंगा, 5 लाख रुपए का है। वो पैलेस ऑन व्हील्स पे है, 5 लाख का। UPA सरकार वाली, कांग्रेस सरकार वाली। ये मोदी जी ने चलाई, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए। तो आइए, द्वितीय श्रेणी एवं AC द्वितीय सेकंड AC की बात हो रही है, श्रेणी की यात्रा के लिए रुपए 82,950 प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित है। सिर्फ 82,950 रुपए में आप पूरी यात्रा कर लेंगे अयोध्या से रामेश्वरम तक की। कितने दिन के लिए? आ जाओ जरा, यहाँ जाओ। 17 दिनों के लिए। 17 दिन ऐश करोगे आप, खाओगे पियोगे मस्त एकदम, सेकंड AC में ट्रैवल करोगे साहब, तो आपके सिर्फ 82,950 रुपये लगेंगे। सरकार ने सोचा था हम एक फेरा लगा देंगे, इसके बाद सोचेंगे कब चलाना है। मजबूरी हो गई कि इतनी ज़बरदस्त मांग है इसकी कि अब इस ट्रेन को दोबारा अत्यधिक मांग पर फिर 12 दिसंबर को चलाई जाएगी श्री रामायण सर्किट ट्रेन। लीजिए साहब, चलना बाद में था, 17 दिन पूरे भी नहीं हो रहा है, 17 दिन पूरे नहीं हो पा रहे, 12 तारीख को फिर से चलानी पड़ रही है। मजबूरी हो गई, लोगों ने प्राण ले लिए, भाई टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, टिकट चाहिए, हमको भी जाना, हमको भी जाना, हमको भी जाना है। अब रेलवे की मजबूरी, रेलवे बेचारी 12 तारीख को फिर से चला रही है। ठीक है ना। वीकेंड ट्रांसलेशन में 4 गरीबों के घर गया, उनको मिठाई और 500 रुपये रख कर दिए। ये लोग हमारे गोदाम से कुछ दूरी पर झुग्गी में रहते हैं। बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया विजय प्रकाश जी, धन्यवाद। ठीक है ना। फोटो फ्रॉम मेन्यू, फ्रेश फ्रॉम किचन। ठीक है, ठीक है ना। तो किसी ने लिखा तो पैलेस ऑन व्हील्स के रेट कम कर दो, सरकार तो आपकी है। ऐसा नहीं होता सर, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। कोई ट्रेन का मतलब ऐसा नहीं है, ये बताता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है आपका। कोई भी ट्रेन चलती ना बस, तो ऐसे हवा में नहीं चलती है, उसके तमाम सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और होते हैं। जैसे कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो किसी वेंडर के पास में होगा, प्राइवेट ठेकेदार के पास होगा, तो उसने वो टेंडर जो भरा होगा उसी हिसाब से भरा होगा, वो खाना उतना ही महंगा दे रहा होगा, वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से मेंटेन करी होगी। उसको नीचे लाने में आपको बहुत समय लगेगा। और दूसरी बात, पैलेस ऑन व्हील्स भारतीयों के लिए नहीं है, विदेशियों के लिए है। ठीक है, उनसे कम क्यों करेंगे? उनसे तो हमें और ज़्यादा पैसे लेने चाहिए। ये भारतीयों के लिए रामायण सर्किट ट्रेन, श्री रामायण सर्किट ट्रेन, तो इसका कम रखा गया है। मात्र 82,000 रुपये, 82,950 इसका किराया रखा गया है। बड़ा इजी है।
लोगों ने दुनिया भर की बातें, पता नहीं कैसी सुविधा होगी, सेकंड क्लास में ले जाने, एसी में, सेकंड एसी में ले जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं बॉस, हमको इसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। अब यही इनसे करा लो, दिवाली मनवा लो, श्री रामायण सर्किट ट्रेन चलवा लो, बस नहीं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया अब तो ये देश हिंदुओं का हो गया, बस हिंदू का ही रहेगा। 26 जनवरी पे जिन्होंने हरकतें करी उनके सपोर्टर लोगों ने कहा अरे तो अब तो समझ गए, अब तो हम बदनाम करना हो तो बस हिंदू राष्ट्र ही होगा। पता नहीं हिंदू राष्ट्र होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भगवान ही मालिक है। देख लें और बाकियों के लिए कुछ हो रहा है या सिर्फ हिंदुओं के लिए हो रहा है। आइए। खालसा वाहिगुरू जी फतेह। मैं पूरे ही सिख समाज नूं और गुरु नानक नाम लेवा नूं और पूरे हिंदुस्तान नूं मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आदरणीय श्री मोदी जी ने, साढ़े पीएम साहब, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा कमाल ये किया है, बड़ी घोषणा की है कि हेमकुंड साहब के दर्शन अब हर लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि गोविंद घाट से गोविंद धाम से सीधा हेमकुंड साहब रोप वे सिस्टम शुरू हो रहा है, रोप वे लग रहा है। रोप वे का फायदा यह है कि बच्चे बुजुर्ग बड़े आसानी से सीधा हेमकुंड साहब गुरुद्वारा दर्शन कर पाएंगे। मोदी जी, गुरु नानक महाराज आपके ऊपर बहुत बहुत खुशियां करें, आपको और लंबी उम्र, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती बख्शे कि आपने इतना बड़ा काम किया है। और ये सब सिखों का आपके लिए बहुत बहुत प्यार, इंक्लूडिंग दिलेर मंदी। जूंदे रहो, वसदे रहो। वाहिगुरू। तो साहब हेमकुंड साहब में भी रोप वे डाल दिया। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं? वो तो कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो अब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, अब तो कोई मतलब ही नहीं है, अब तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हेमकुंड साहब के लिए भी खुल गया रास्ता भाई। हम सब की कोशिश सफल हो रही है, धन्यवाद आपको। हर साल ऐसी ही दिवाली हम लोग मनाएं। विजय प्रकाश जी, ये बिल्कुल। पोपट महामेड बोरस जय श्री राम बोलेगा नेक्स्ट टाइम। हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपकी इच्छा तो वो भी बोलेंगे। तो हेमकुंड साहब में भी रोप वे डल गया। श्री रामायण सर्किट ट्रेन हो गई, दिवाली हो गई, हेमकुंड साहब का रोपवे हो गया। अब ये क्या? संत दयानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग, ये मार्ग इसको भी बढ़ाकर अब 4 लेन का किया जा रहा है। ये देख रहे हैं आप क्या गजब की भीड़ होती है। इसको भी बढ़ाकर महाराष्ट्र में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में इधर ही काम करेंगे, नहीं, महाराष्ट्र में भी काम हो रहा है, वहाँ पर भी बढ़ाया जा रहा है। तो चारों तरफ काम हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। कसा काय हाँ चांगला बराबर है, ठीक है। तो सब तरफ काम हो रहा है, चारों तरफ काम हो रहा है। अब क्या? बस यही करा लो। यही प्रॉब्लम है इस चाय वाले से और इस गाय वाले से। रामायण एक्सप्रेस, फलाना, गुरुद्वारा, मंदिर, बस यही रोड बना सकते हैं, रोड पे बना सकते हैं, लोग कुछ नहीं कर सकते। और क्या मालूम, ओफो, ये भी पक्का, ये रोड भी पक्का मंदिर के लिए बनाई होगी, पक्का मंदिर के लिए बनाई होगी। एक मिनट, ये क्या है? ये नीला नीला क्या है? हैं? क्या बोलते हैं इसको? पैंगोंग लेक। अच्छा, ओहो, तो सिर्फ मंदिर के लिए नहीं बन रही रोड भाई, बॉर्डर के लिए भी बन रही, जो कभी नहीं बनी। ले भाई, ये रही पैंगोंग लेक आपकी। वो तो चाइना घुसाया था भैया इधर, चाइना की होगी। ओहो, हाँ सही बात है। अरे साहब गजब, लो भैया। पहचान में आ रही? मशीनरी अपनी भारतीय है, वो पीछे डंपर खड़ा वो भी अपना ही है, ये पीछे भारतीय डंपर। हाँ ठीक है, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? लो भाई, बन गई काले डंबर की सड़क, ठीक है। तो वो जो परेशान हो रहे थे कि बस मंदिरों के लिए काम हो रहा है, चाय वाला गाय वाला बस यही कर सकते हैं, इनसे देश नहीं संभलेगा, तो भाई
बॉर्डर पर भी काम चल रहा है, देश के अंदर भी काम चल रहा है, चारों तरफ काम चल रहा है। क्लियर है? जयश्री राम नितिन जी, आप पर एक लाइव हो जाए, मुझ पर? अच्छा रवि कुमार जी, अवश्य प्रयास करेंगे। तो साहब पेंगोंग लेक भी पर भी रोड शुरू हो गई, बिल्कुल बॉर्डर पर लगा दी, एकदम एकदम बॉर्डर पर ले जाके खटाक बन गई, कंप्लीट हो गई, बन नहीं रही, कंप्लीट हो गई, बना दी। ठीक है, तो बॉर्डर पर चाइना से लड़ने के लिए टनल से लेकर रोड, देश के अंदर अयोध्या में मनती दिवाली, विश्व के अंदर भारत की मनती दिवाली, भारत का बढ़ता दबदबा, और तमाम सारी श्री रामायण सर्किट ट्रेन, तो कहीं हेमकुंड साहिब पर रोपवे, तो कहीं पालकी मार्ग का 4 लेनिंग, सब ठीक चल रहा है। वोट वसूल हो रहा है, सही दिया था, धूप में जो खड़े हुए थे ठीक था, हाँ तो बस ठीक है फिर। लेक्स में शॉप और रिजॉर्ट का अप्रूवल देना चाहिए। नहीं सर राजीव भैया जी, क्योंकि ये क्लियर एरिया नहीं है तो वहाँ पर इस प्रकार का देना बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कभी भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, कभी भी युद्ध होने की संभावना रहती है, तो ऐसी जगह पर यूजुअली ऐसा नहीं करते। दूसरी बात, यदि ऐसा करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन चाइना की जासूसी करके निकल गया है ना, इसलिए बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए ये। दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, इससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। चलिए और आगे चलते हैं और देखें क्या हो रहा है। तो खैर दिवाली मनाई आप लोगों ने, पटाखे फोड़ लिया, अम्मा से भी, इधर से दुनिया जहान में मना ली, कर दिया पॉल्यूशन, हो गई तसल्ली। मानोगे थोड़ी आप लोग, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। देखो देखो पटाखे जलने से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, देखो, ओफो, देखो, अरे रे रे, ओफो, देख रहे हो आप? देखो देखो देखो, अरे रे 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 रे, बताओ, राम जी की घर वापसी पे ऐसा। अमृतसर पंजाब की तस्वीरें हैं साहब ये। अब बोलो आप, पटाखे से ज़्यादा पोल्यूशन होता है या पराली से ज़्यादा पोल्यूशन होता है? सोचिए ज़रा आप। दिन में सूरज दिखना मुश्किल हो गया साहब, ये जलवा है पंजाब का। आय शाबाश, जियो राजा। क्या बात। अमृतसर पंजाब से तस्वीरें आ रही थी आपके पास। सोचिए ज़रा क्या हालत है। लोग हमको ज्ञान दे रहे थे। अजय जी कहते हैं, नितिन जी मिट्टी के दिए बनाने वाले 2 छोटे बच्चे के घर से 670 दिए बचे थे, मैंने पूरे लिए और दूसरे दिन उनके घर जाकर जरूरी साहब ने मिठाई लेके गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सौरभ दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रमजान को एंटी टेररिज्म मंथ डिक्लेयर करें। वो भी होगा सर। संदेश पाटिल जी कहते हैं, सर भारत सरकार चाहे तो कितना भी धार्मिक तथा विकास के कार्य महाराष्ट्र में करे, लेकिन जब तक एमवीए मौजूद है तब तक उसमें रोड़े ज़रूर डालेंगे। संदेश पाटिल जी, ये आप जानते हैं, अच्छी बात है, डालेंगे तो पब्लिक के सामने आएगा, एक्सपोज होंगे, है ना। पब्लिक अपने आप उनका निर्णय करेगी, इस चक्कर में हमको अच्छे काम नहीं रोकने चाहिए। तो खैर बहरहाल जो लोग ज्ञान दे रहे थे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है पटाखे जलाने से, हमने आपको अभी हाल दिखाया कहाँ का? अमृतसर पंजाब का। अब आइए, अब हाल देखिए आप, ये हाल है आपके सामने कैथल हरियाणा का। आज भी पहुंच गए अधिकारी, आज भी इन्होंने बुझा दिया। स्पेशल टीम बना ली इन्होंने, ज़मीन पर जहाँ भी पराली जलती दिखती है वहाँ अधिकारी जाकर खुद से बुझा देते हैं। ये हरियाणा में हो रहा है, होने को पंजाब में भी हो सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है।
हरियाणा कैथल में कृषि विभाग के अधिकारी ने खेत में जल रही पराली को बुझाया। ये हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन वो वाला वीडियो नहीं है, आज का नया है। ठीक है ना, ठीक है बस। तो कहते हैं जिला स्तर पर हमारी टीम फील्ड पर उतरकर जांच कर रही है, जहां भी जलती पराली देखी जाती है हम कोशिश करते हैं उसे फौरन बुझाया जाए। तो साहब ये स्थिति है, जहां जलती दिखती है वहां तुरंत बुझा देते हैं। अब कैसे हो रहा है ये? आइए इस ट्वीट से हम ANI की इस खबर से हम समझने की कोशिश करें। किसान मान चुके हैं कि पराली जलाने से सिर्फ वायु प्रदूषण होता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब कर रहे हैं। इस घटना को लेकर हमने FIR दर्ज की है। प्रशासन बिल्कुल सख्त है। तो भाई वही वाली बात आ गई जो हमने आपसे कहा, जानबूझकर किया जा रहा है। अब प्रशासन भी इस बात को मान रहा है, कुछ लोग जानबूझकर ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। इस बात को हम 15 दिन पहले से कह रहे हैं, 15 दिन पहले से कुछ लोग जानबूझकर कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जुड़ी हुई, किसान आंदोलन वाले लोग इसमें जुड़े हुए हैं। किसानों को 20-20 हज़ार रुपया दिया जा रहा है पराली जलाने के लिए, ज़बरदस्ती जलाने के लिए। क्या आपने बेचना नहीं है, आपने इधर उधर नहीं करना, आपको 20,000 रुपये मिलेंगे, आप पराली जलाइए और धुआं कीजिए। और पैसे के लालची लोग इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जो लोग किसान आंदोलन से जुड़े वो भी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये स्थिति है। समझ में आ रहा सबको कौन कर रहा है, देश की जनता इसका भी जवाब देगी। खैर ये तो ही एयर पोल्यूशन की बात है। अब आइए ज़रा वाटर पोल्यूशन की बात भी देख लें। दिवाली गई तो अब छठ आने वाली है। छठ आने वाली है तो ये देखिए, आहा बादलों पे नहीं हो आप सर, ना ना, गलतफहमी है, बादल नहीं है, ये जहरीला पानी है और जहरीला झाग है। और इसके बावजूद, और ये मालूम है क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है ये। यदि किसी दूसरे धर्म का त्यौहार होता तो अब तक भाई साहब पूरी यमुना साफ कर दी गई होती। ये दिल्ली का नज़ारा है साहब, बताइए। और क्योंकि छठ में छठ पूजा में नदी में स्नान करना होता है, तो ये मजबूर हैं ये लोग नदी में स्नान करने के लिए। और ये नदी आप समझिए ज़रा, इस जहर में ये लोग स्नान कर रहे हैं। देखिए आप क्या स्थिति है, क्या बोलेंगे आप इसको? क्या किसी दूसरे धर्म का होता तो ऐसा होता क्या? आपको लगता है ऐसा होता? ये बुरी स्थिति है भाई, इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। दिल्ली, छठ पूजा के पहले दिन यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया। खुद ANI भी कह रहे हैं जहरीला झाग है। एक श्रद्धालु महिला ने कहा यहाँ पानी बहुत गंदा है, लेकिन छठ पूजा में नहाना पड़ता है, इसलिए हम नहाने आए हैं। इतना गंदा, इतना खतरनाक पानी है ये कि इससे आपको 1000 तरह के इन्फेक्शन, 1000 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन हिंदू अपनी आस्था को छोड़ने को अब तैयार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये एक अच्छी बात है, लेकिन उतनी ही शर्मनाक बात यह है उस सरकार के लिए जो वहाँ पर मौजूद है, दिल्ली सरकार के लिए। सर इस पद्म भूषण अवार्ड सेलेबल ना, अभिजीत जी आ रहा हूँ, उस पर भी आऊँगा ना। ठीक है, तो ये स्थिति है। ये स्थिति कब है? ये स्थिति तब है जब केजरीवाल जी कह रहे हैं, हैव यू सीन दिस साइड ऑफ यमुना इन दिल्ली? वी आर वर्किंग ऑन हैविंग सच क्लीन यमुना इन इट्स इंटायर डेली स्ट्रेच। 2015, 23/10/2015 का इनका ट्वीट था ये, फर्जीवाल का। और यहां आ जाइए, ये इनकी ग्राउंड रियलिटी है। ये आज का ट्वीट 2021 का, ये इनकी असलियत है। 2015 में इन्होंने यमुना एकदम साफ बता दी थी साहब
केजरीवाल जी की आते ही यमुना एकदम साफ हो गई थी। सीएम साहब सड़ जी आए, जैसे सड़े खुद ऐसी सड़ी यमुना कर दी। वाह अरे सड़ जी वाह, भगवान बचाए ऐसे सड़ जी से। कमाल के लोग हैं साहब, कमाल के लोग हैं, क्या करें, ये इनकी असलियत है। आइए इनकी असलियत और देखें। हो सकता है तस्वीरें झूठ बोलती हैं, वीडियो शायद झूठ नहीं बोलेगा। लीजिए, फोम ही फोम चारों तरफ। सामान्यतः इतना फोन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मैंने देखा है छठ पूजा के दौरान अक्सर ऐसा फोम आ जाता है। ऐसा लगता है जानबूझकर नालों में कुछ केमिकल डाले जाते हैं। ऐसा लगता है दिल्ली में कुछ लोग जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं कि नालों में ऐसे केमिकल डाल रहे हैं जो यमुना जी में जाए और यमुना जी और ज़्यादा दूषित हो जाए, जहरीली हो जाए। तो ये कुछ लोग शायद जानबूझकर कर रहे हैं, ऐसा लगता है। एएनआई की न्यूज़ थी, एएनआई का वीडियो देख रहे थे आप। टॉक्सिक फोम फ्लोट्स ऑन यमुना रिवर नियर कालिंदी कुंज इन दिल्ली, ठीक है ना। इसके बाद आज चूजे आए, सफ़ेद चूज़ा निकल कर आया। सफ़ेद चूज़ा कहता है कि पानी बाहर से आता है तो गंदा आता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि ये वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि पानी गंदा कहाँ का है। खैर अब इसकी असलियत भी देखिए, अब इन लोगों की असलियत देखने का समय आ गया। और असलियत क्या है? असलियत दिल्ली जल बोर्ड के हवाले से। दिल्ली जल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, एक आरटीआई लगी थी, उस आरटीआई का जवाब दिया गया। आइए ज़रा यमुना जी पर हुए खर्च का हिसाब लेने। द ईयर वाइज एक्सपेंडिचर ऑन वर्क्स अंडर यमुना एक्शन प्लान YAP3 प्रोजेक्ट्स आर एज अंडर। यमुना एक्शन प्लान पर कितना कितना खर्चा हुआ ज़रा आइए। 2015-16 में 1 करोड़, 2016-17 में 3 करोड़, 2017-18 में 15 करोड़, 2018-19 में 113 करोड़, 2019-20 में 219 करोड़, 2020-21 में 252 करोड़। कितना कितना हो गया? 1, 3, 15, 113, 219, 252, मोटा मोटा माने तो करीब करीब 550 पौने 600 करोड़ रुपए हो गए। 550 पौने 600 करोड़ रुपए होने के बाद जो नतीजा है वो ये है आपके सामने। ये 550 पौने 600 करोड़ का नतीजा है। ये पैसा आखिर गया कहाँ? कौन खा गया इस पैसे को? पैसा कहाँ गया भाई, बताइए आप ज़रा। ये गजब का पैसा, कमाल है साहब। पूरा पैसा खा गए, पचा गए। हमें तो समझ में नहीं आ रहा आखिर इतना पैसे का हुआ क्या, ये पैसा कहाँ चला गया। तस्वीर तो ये रही, तस्वीर तो ये रही सामने। अब देखते हैं ज़रा और क्या क्या किया इन्होंने, ठीक है ना। तो ये तो ही जो आरटीआई में जानकारी आई। अब इन्होंने इस पैसे का किया क्या, ये पैसा कहाँ गया? आइए, ओवर 940 करोड़ स्पेंट ऑन पॉल्यूशन एड्स इन 7 years बट नो डिटेल्स ऑफ लेग वर्क। 940 करोड़ रुपए खर्च कर दिए साहब, 940 करोड़ रुपए एड में खर्च कर दिए, और धेला भी खर्च नहीं किया कि पॉल्यूशन को रोका कैसे जाए। इसमें 940 करोड़ पॉल्यूशन से संबंधित एड्स में खर्च कर दिए। सोचिए आप, ये स्थिति 940 रुपए के ऐड दे दिए, एक धेला खर्च नहीं किया कि कैसे पॉल्यूशन रोका जाए। ये दिल्ली की स्थिति है, ये यमुना जी की स्थिति जो आप देख रहे हैं, कमाल है। खैर
पॉल्यूशन पॉल्यूशन पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। दिवाली से होता पॉल्यूशन, दिवाली से तो नहीं हो रहा, पराली से हो रहा पॉल्यूशन। क्लियर है? अब तो दिवाली नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा आज AQI कितना है। एक बार पूछ लो, बात कर लो, एक बार देख तो लो कितना AQI है। अब नहीं बात होगी। पानी का पॉल्यूशन, वो भी क्या दिवाली से हो गया क्या? खैर पॉल्यूशन तो और भी बहुत सारे हो रहे हैं। हवाई जहाज़ में बैठने से भी पॉल्यूशन होता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 940 करोड़ रुपए यानी लगभग 1000 करोड़ रुपए ऐड में बर्बाद कर दिया और एक नए धेले का काम नहीं किया, एक नया रुपया आपने खर्च नहीं किया कि पॉल्यूशन कैसा कम किया जाए। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कोई ऐड नहीं दिया लेकिन जो काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और कैसे काम कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। आप खुद देखिए क्या सही है और क्या गलत है आपके लिए। आपको बता दें कि देश में पहली बार कोई विमान बायोफ्यूल से उड़ा है। देहरादून से उड़कर जब फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो मोदी सरकार के 1-2 नहीं बल्कि 5 मंत्री इस फ्लाइट के स्वागत के लिए मौजूद थे। सरकार के 5 मंत्री आपने तब भी दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं देखे होंगे जब पुतिन या ओबामा जैसे वीवीआईपी आए थे। और 45 मिनट में दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर इसके लैंड करते ही देश में बायोफ्यूल क्रांति का नया दौर शुरू हो गया। देश में पहली बार कोई विमान बायोफ्यूल से उड़ा। इस उड़ान के साथ ही भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के क्लब में शामिल हो गया, जो ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के लिए अरब देशों या ईरान का मुंह नहीं ताका करते। देहरादून से दिल्ली की इस फ्लाइट में 25% बायोफ्यूल और 75% सामान्य ATF था। जेट्रोफा यानी रतनजोत के बीजों से यह बायोफ्यूल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून ने बनाया। 20 वैज्ञानिकों ने 2 टन रतनजोत के बीजों से यह बायोफ्यूल तैयार किया। भारत में रोजाना 600 विमान उड़ान भरते हैं। एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूल बजट सालाना 30,000 करोड़ रुपए है। बायोफ्यूल 3 झंझटों का तोड़ निकालेगा। पहला, बाहर से महंगा तेल कम खरीदना पड़ेगा। दूसरा, मेड इन इंडिया बायोफ्यूल से ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा। और तीसरा, प्रदूषण तो कम होगा ही। बायोफ्यूल से विमानों की ऑपरेटिंग लागत 17% से 20% तक घटेगी। ऑपरेटिंग लागत घटने से फ्लाइट के टिकट भी सस्ते होंगे। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 4000 टन घटेगा। देश की तो साहब समझ में आया क्या स्थिति है? चारों तरफ से फायदा ही फायदा। विमान कंपनियों का फायदा, आपका फायदा, टिकट सस्ता होगा, और पर्यावरण का फायदा। तो कुछ लोग काम कर रहे हैं, ऐड नहीं दे रहे हैं, और कुछ लोग दूसरी तरफ ऐसे जो सिर्फ ऐड दे रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना समझना है किस प्रकार से काम हो रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। बायोफ्यूल, जट्रोफा यानी रतनजोत, इसके जो प्लांट होता है, इसका जो फल होता है, उसके बीज से जो बनाया जाता है बायोडीजल, बायोफ्यूल, कुछ भी कह लें आप। आपने कब सुना था ये? नहीं याद आ रहा? मैं दिलाऊं? मैं याद दिलाऊं? 2007, 8, 9 में सुना था। एक आदमी ने दावा किया था कि मैंने बायोफ्यूल बना लिया, बायोडीजल बना लिया। बड़ा हंगामा हुआ था। ये कांग्रेस शासन में हुआ था, नहीं चल पाया वो, तो कह दिया फर्जी है, फर्जी है, फर्जी है। जबकि उस समय बायोफ्यूल, बायोडीजल को लेकर बड़ा हंगामा मच गया था पूरे विश्व में, याद है? उस समय सरकार ने कोई मदद नहीं करी थी, और जिस आदमी ने ये किया था बेचारे ने, उसको फर्जी कहकर साइड में कर दिया गया था। आज उसी जट्रोफा, उसी बायोफ्यूल से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, भारत के अंदर उड़ रहे हैं, क्योंकि अब सरकार ने उसमें मदद करी, IIT को इन्वॉल्व किया, और IIT ने जो उसमें चेंजेस करने थे वो चेंजेस किए, और इसको साक्षात करके दिखा दिया। जो नहीं हो पा रहा था उसको करके दिखा दिया। ये फर्क होता सरकार में। ठीक है ना? रमर इज हिज नेम, रमन पिल्लई। अब मुझे नाम तो मुझे याद नहीं, बस मुझे इतना याद है कि ऐसा था। किसी ने कहा नहीं सुना, सुभाष चंद्र जी ने नहीं सुना। खैर, कई सारी जगहों पर जट्रोफा जो है, इसकी खेती भी शुरू हुई थी उस समय, लेकिन फिर उसके बाद में
तो खैर बायोफ्यूल की बात आई है तो पेट्रोल की कीमतों की बात करो, बहुत महंगा है पेट्रोल। कल तक था, भी कोई आवाज़ नहीं लगा रहा। दिवाली पर जैसे ही केंद्र सरकार ने 10 रुपये और 15 रुपये सस्ता किया है मोदी जी ने, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा कि भैया अब हमको पेट्रोल चाहिए नहीं चाहिए। कल तक पेट्रोल पीना था, अब किसी को पेट्रोल नहीं चाहिए। कोई पेट्रोल की बात नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही मुझसे। क्यों नहीं आ रही आखिर आवाज़, देखें ज़रा। आहा, गहलोत बोले वो इसको हम वैट नहीं घटाएंगे क्योंकि केंद्र की कटौती से हमें वैसे ही पहले से ही 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, तो वैट नहीं घटाएंगे हम। केंद्र की कटौती से पहले से ही 1800 करोड़ का नुकसान हो गया। अरे कल तक तो तुम कह रहे थे पेट्रोल की कीमत घटाओ, कीमत घटाओ, कीमत घटाओ, हैं? अब क्या? अब तो कहते कि केंद्र ने कम कर दिया इसलिए हमें 1800 करोड़ का नुकसान हो गया। वापस बढ़ा दो भैया, इनका 1800 करोड़ रुपए बराबर करने। देश में सर्वाधिक वैट ले रहा राजस्थान, 6 माह में 10,000 करोड़ कमाए। बाप रे बाप, बाबा रे बाबा। वैट नहीं घटाएंगे साहब, ये राजस्थान है। कमाल है। अब कोई बात नहीं कर रहा पेट्रोल महंगा सस्ता की, सब चुप हो गए, सूम में कोने में चले गए। मनु अरोरा जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सब सूम में चले गए, एकदम कोने में, कोई बात नहीं कर रहा। किसी को पेट्रोल की कीमत अब ज़्यादा नहीं लग रही। अब तो कहते हैं सस्ता करने से नुकसान हो गया 1800 करोड़ का, हम तो वैट नहीं घटाएंगे। खैर, और कौन कौन वैट घटा रहा है, कौन कौन नहीं घटा रहा है, ये वैट घटाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फलाना है, सॉरी गुजरात है, ये भगवा वाले हो गए, बीजेपी रूल्ड स्टेट है, इन्होंने वैट घटा दिया। ये नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है, हरे वाले, राजस्थान है इसमें, ठीक है ना, महाराष्ट्र है इसमें, छत्तीसगढ़ है इसमें, झारखंड है इसमें, ठीक है ना, इन्होंने नहीं घटाया। तो आपको कौन सा भारत पसंद आ रहा है, ये वाला, वो वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, भगवा वाला, हरा वाला? ये सच्चाई है। जहाँ भगवा है वहाँ सस्ता है पेट्रोल, जहाँ हरा है वहाँ महंगा है पेट्रोल। क्लियर है? आप समझ में आया आपको पेट्रोल की राजनीति? महाराष्ट्र में 110 है जी। अब क्या? तो ये सच्चाई है इनकी, यहाँ पर सच्चाई है, दिख जाती है, आंकड़ों से दिख जाती है, सामने दिखती है, क्लियर, एकदम क्लैरिटी के साथ में। कोई हवाबाजी करने से काम नहीं चलता। चलिए अब चलते हैं पद्म अवार्ड की तरफ। प्रोफेसर साहब ने पूछा था, बोले पद्म अवार्ड सेलेबल है क्या, बिकने लगा है क्या? हमने कहा हमको क्या मालूम, पद्म अवार्ड देख लेते हैं सेलेबल है कि नहीं। ये मोटा भाई, ये पीछे बगल में प्रधानमंत्री मोदी, पक्का ये लोग बेच ही रहे होंगे, दोनों गुज्जू भाई बेच रहे होंगे पक्का। किसको? अरे रे 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 रे, इनको बेचेंगे, ये खरीद पाएंगी पद्म अवार्ड? प्रज्ञेश जी धन्यवाद। ये है, ये पद्म अवार्ड नहीं है, पब्लिक अवार्ड है, पीपल्स अवार्ड है, आम जनता का अवार्ड है। पैरों में चप्पल नहीं है बॉस। ये तब है जब इनको पद्म अवार्ड मिल रहा और जब ये राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, तब ये हाल है। आपको अगर अवार्ड मिलना हो, आप राष्ट्रपति भवन जाना, तो क्या करेंगे अपन? सबसे अच्छे कपड़े लेकर आएंगे, बाजार से नए खरीद के लेकर आएंगे, अच्छा वाला सूट दो, बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का दो। आज तो मुझे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जाना और वो मुझे सम्मानित करने वाले हैं, तब ये आलम है। इतना भी पैसा नहीं है कि पैरों में चप्पल डाल लें। पी राम पिल्लई राजापलायम इन पिदुरनगर तमिलनाडु was the person who first discovered biofuel in 1996। ओम तिवारी जी धन्यवाद जानकारी के लिए। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि बिक रहा है क्या? हमने कहा देख लें यार बिक रहा है कि नहीं। लीजिए साहब, ये है वो आदमी जो बेच रहा है, बताओ। पकड़ो इसको, पकड़ो इसको पकड़ो, इस आदमी को। ये बेच रहा है, किसको बेच रहा है? ओहो हो, ये N95 भी राष्ट्रपति भवन में ही मिला है इनको, वहीं पहनाया गया।
बगल में ये खड़ी हैं, ये भी अपना अवार्ड पद्मश्री लेके खड़ी हैं। तो भाई अब मैं आपसे पूछता हूँ, तस्वीर आपके सामने है, आप मुझे बता दीजिए क्या पद्म अवार्ड बिक रहा है क्या? यह आदमी सब बेच देता है, अपना सूट भी बेच देता है, सब बेच देता है, इसका भरोसा मत करना बिल्कुल भी। तो किसको बेच रहा है? ये खरीद पाएंगी क्या? ये पीपल्स अवार्ड है बॉस, ये पीपल्स अवार्ड है। अभिजीत जी, मैं आपकी बात उसी समय समझ गया था सर, क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं, मैं उसी समय समझ गया था। मैंने अपना जवाब इसीलिए आपको दिया, आपने उधर देखा, मैंने इधर देखा। पद्म अवार्ड जो मिलता 100 से अधिक लोगों को मिला है, अपनी अपनी फील्ड का मिलता है ना। प्रभु शंकर जी धन्यवाद। तो जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया होता उसको बिना बेईमानी के ईमानदारी से अगर कभी अवार्ड मिल रहा तो इस सरकार में मिल रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। जहां करण जौहर को भी मिल जा रहा है, ठीक है ना। टू एनवायरमेंटलिस्ट नॉट हाउ डे यू फेक। यस रॉबिन जी, बिल्कुल। तुषार जी कहते हैं मोदी जी नॉट अफ्रेड ऑफ होल्डिंग हर हैंड इन स्पाइट ऑफ कोविड फियर्स। यस तुषार जी, बिकता था कभी, ओम जी कहते हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली कभी बिकता था। और तस्वीरें देख लीजिए, लीजिए साहब, क्या ये खरीद पाएंगे? सब अपनी अपनी फील्ड के। अब ये पिक्चर बनाते होते तो इनको मिल जाता, लेकिन ये पिक्चर नहीं बनाते, ये मूवीज नहीं बनाते, ये सोशल सर्विस में, ठीक है ना। इनको भी मिल गया, ईमानदारी से पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाया गया, जिस जिसका था उन सबको मिला। लीजिए, और ये स्टाइल तो भाई कमाल है, लगता ही नहीं देश का प्रधानमंत्री है। जिसका भी नंबर आया फ्री एंड फेयर सिलेक्शन में उसको पद्म अवार्ड मिला, बिना कोई गड़बड़ के, ठीक है ना। तो ये सरकार ऐसी सरकार है। आज एक और बड़े चर्चा में रहे, संतरे बेचने वाले भाई साहब, श्री हरे काला हजब्बा, और ये इनकी तस्वीर पद्म अवार्ड के साथ, पद्मश्री के साथ, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। बताइए, पैरों में चप्पल नहीं और राष्ट्रपति से अवार्ड ले रहे, बड़े चर्चित रहे। हरे काला हजब्बा, क्या खासियत है? संतरे बेचते हैं साहब, और संतरे बेच के जो इनकी कमाई है 100-50 रुपये जो भी इनके बचते हैं, उससे इन्होंने अपने गांव में स्कूल खोला है। हम लोग भी गुरुकुल की बात करते हैं ना, हम लोग बात करते रह गए, बताइए संतरे वाले ने स्कूल खोल दिया, बच्चों को पढ़ा दिया उसमें। अब ऐसा क्यों हुआ? संतरे बेच रहे थे एक दिन, बेंगलोर में संतरे बेचते हैं रेड लाइट पर, संतरे बेच रहे थे, एक अंग्रेज ने अंग्रेजी में पूछ लिया, ऑरेंज पूछा, इनको समझ में ही नहीं आया, जवाब नहीं दे पाया, इनको बड़ा बुरा लगा। बोले आज मुझे अंग्रेजी आती होती तो मैं इस अंग्रेज को संतरे बेच देता, लेकिन नहीं बेच पाया क्योंकि समझ नहीं पाए, जवाब दे नहीं पाए क्या भाव है। तो ऐसा बिजनेस का नुकसान कभी ना हो, ऐसा भविष्य में किसी के भविष्य के साथ नुकसान ना हो। तो जो दर्द था वो निकला, वो टीस निकली, और नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने स्कूल खोलने का फैसला किया, स्कूल खोल दिया, स्कूल रन कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब अगर इनको पद्मश्री नहीं मिलेगा तो क्या नितिन शुक्ला को मिलेगा? बिल्कुल सही, ऐसे ही लोगों को पद्मश्री मिलना चाहिए। और पहली बार जो है वो इस प्रकार से लोगों को पद्मश्री मिल रहा है। खैर, करण जौहर से दिक्कत है तो उनको इनसे दिक्कत है, दूसरे वालों को, जो करण जौहर की जो टीम है उनको इनसे दिक्कत है। अभिनय के क्षेत्र में पद्मश्री झांसी की रानी कंगना रनौत, इनको मिला। क्या बात है भाई, अब तो ठीक है। ठीक है,
अब तो खुश। तो पीपल्स अवार्ड है सर, जिसने अच्छा काम किया है उसको मिल रहा है, जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा। किसी ने लिखा सर आपको भी मिलेगा। दिवाकर शर्मा जी, डेफिनेटली अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको भी मिलेगा, अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा और नहीं मिलना चाहिए। तो जो अच्छा काम करेगा उसको मिलेगा, ये आज संभव है। पहले उन्हीं को मिलता था जो तलवे चाटते थे, अब ऐसा नहीं, अब तलवे चाटने वालों का काम लद गए। तो जब इतने ईमानदारी के साथ काम होता है, इतनी अच्छी तरीके से मिल रहा है, तब क्या होता है? तब पीपल्स अवार्ड पब्लिक किस प्रकार से प्रधानमंत्री को अवार्ड देती है वो सुन लीजिए। अभी तक तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे, अब पब्लिक सरकार को अवार्ड दे रही है। सुनिए। नरेंद्र मोदी की ये पहचान, भारतीय जनता पार्टी की जान, हिंदू देखना मुसलमान, गरीब को बनवा दे मकान, मेरा भी रखा मोदी ने ध्यान, मेरा भी बन गया है मकान, आयुष्मान। मैं ना माना मोदी की हुकूमत आई, साथ में कितनी खुशियाँ लाई, गरीबों को लग रही है चिनाई, मेरी भी किस्मत जगमगाई, मेरी भी नवीनता आई, मेरी भी किस्मत जगमगाई, मेरी भी लग गई है चिनाई। मैं ना तुमको दुनिया खाए, जब तक नरेंद्र मोदी आए, जीरो बैलेंस से खाते भी खुलवाए, 2.5 लाख भिजवाए, हर गरीब बनवाए, कैसे गतिविधि में आए। मैं ना पूर्ण सरकार साझा भारत में मोदी का नाज, यूपी में योगी जी सिर्फ ताज, गरीबों को मिला फ्री माना हर गरीबों का फ्री इलाज, कितना खुशी का दिन है आज। मैंने तुमको बढ़िया सेल, सारी बातें कहियो मेल, मोदी योगी का ऐसा खेल, दो के सामने सारे फेल। मैं न सुनना नहीं खोट, मोदी को दे दो जमाना वोट, बाकी दियो सबको छोट, पूरा होगा 10 करोड़। मैं न तुम्हारा पसारूं, मैं न तुमको तुम दिखाओ, हर कब तो तुम भी होश में आओ, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाओ, भाजपा पार्टी में मिल जाओ, बैंक में खाते भी खुलवाओ, बैंक बैलेंस तुम बनाओ, बीमा योजना का लाभ उठाओ, हर चीज में गैस कनेक्शन बढ़वाओ, नरेंद्र मोदी को गुण गाओ। मैं ना तुम्हारा प्रसाद, मैं ना तुम्हारा चंगा, हमारा झंडा है तिरंगा, हाथ में लेकर कोरोना दंगा, किसके दांत में लौना कुंडा। मैं न तुमकी शान ले डाली, भारत देश की शान ले डाली, हिंदू मुस्लिम एकतावादी साथ मना रहे, ईद की वादी जो का सबकी देखी भागे। मैं न चूरन छापावादी मोटरसाइकिल के। तो साहब चूरन वाले ने ऐसा चूरन बेचा, ऐसा चूरन बेचा कि बीजेपी आईटी सेल भी फेल है, बीजेपी का मीडिया विभाग फेल है भाई इन अकेले आदमी के सामने। गजब, सारी स्कीम गिना दी मोदी सरकार की अब तक की एक सांस में। ये फर्क है। तो जनता इस प्रकार से आशीर्वाद देती, बार बार देती, लगातार देती। महिपाल सिंह जी के पेट में दर्द हो गया, उनको पेट में दर्द हुआ, बोले गुंडों सो जाओ, मोदी की चमचागिरी बंद करो। महिपाल सिंह जी, हम आपसे कहते हैं, अगर आप अपने असल बाप से पैदा हैं तो फिर आपको हेमकुंड साहिब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो मोदी रोपवे बना रहा है। फिर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। शर्म नाम की भी एक चीज होती है, वो आपके अंदर है नहीं। चलिए, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, सबको प्रसाद मिलेगा, बराबर मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा एकदम। अब जैसे महिपाल सिंह जी ने कहा, गुंडो सो जाओ, मोदी के मोदी गुणगान मत करो। तो महिपाल जी, आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, मोदी का घोटाला लेकर आया हूँ, राफेल का घोटाला लेकर आया हूँ मोदी का। इसको देखकर आपको तसल्ली मिलेगी। आप देख लो जी, मोदी कैसे लंका लगने वाली है अब आने वाले 10-15 मिनट में, धड़ाधड़। राफेल 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 राफेल, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। क्या वाकई चौकीदार चोर है या नहीं, हम तो ये नहीं जानते, लेकिन हाँ, एक नया बवाल आया है। अमेजिंग प्रचार है, हाँ बिल्कुल जी, एक नया बवाल आया है, और वो बवाल है, ये रहा आपके सामने। आइए पहले ज़रा इसको देखें कि आखिर ये क्या है। अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस टू द डायरेक्टर सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। 11 अक्टूबर 2018 को लेटर लिखा था, 11 अक्टूबर 2018 को लेटर लिखा और मोदी सरकार को बताया गया कि राफेल में दलाली हुई है और दलाली में
लोगों ने पैसे खाए। द सीबीआई एंड एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑब्टेन्ड these documents providing payment of commissions related to Rafale deal from Mauritius. Attorney General on October 11, 2018, CBI did not open an investigation despite it had received a complaint for alleged corruption 7 days earlier. 7 दिन पहले सीबीआई को और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक जानकारी मिली, एक कंप्लेंट आई कि राफेल में दलाली खाई गई है। 11 अक्टूबर 2018 को मॉरिशस से सीबीआई ने और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तमाम सारे पेपर्स लिए, तमाम सारे कागजात लिए। उन कागजात में ये था, सबूत थे तमाम सारे, और उन सबूतों के आधार पर यह था कि इनको एफआईआर लॉन्च करनी थी, इनको इन्वेस्टिगेशन करनी थी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। अब जैसे ही ये बवाल आए है तो गलत होना चाहिए। राफेल की दलाली में कौन ने करी दलाली? क्या चौकीदार चोर है? किसको बचाया जा रहा है? 2018 में किसकी सरकार थी? मोदी सरकार थी। तो क्यों नहीं करी जानकारी? क्यों नहीं करी इस पे एफआईआर लॉन्च? क्यों नहीं इस पर आगे बढ़े? ये तो गलत है। तो क्या बीजेपी पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं? सवाल बहुत सारे हैं। और ये बम जो फोड़ा है, ये बम किसी और ने नहीं फोड़ा था, ये बम फोड़ा मीडिया पार्ट ने। फ्रांस, राफेल भी तो फ्रांस से ही आना, तो मीडिया पार्ट फ्रांस, उसने बम फोड़ा है। और क्या फोड़ा है उसको भी देख लीजिए। क्या कहा है इन्होंने उसको भी देख लीजिए। एक्सक्लूसिव, मीडिया पार्ट पब्लिशेस द बोगस इनवॉइसेस दैट अलाउड Dassault to pay at least euro 7.5 million to the intermediary, यानी middleman सुशेन गुप्ता in Mauritius between इतना टू इतना। तो सुशेन गुप्ता है मॉरिशस में, उन्होंने राफेल की दलाली करी थी। उनको 7.5 मिलियन बताया जा रहा है, 14 मिलियन से ज़्यादा का मामला है। उनको पेमेंट किया गया। उस पेमेंट की जानकारी यहाँ दी गई, 2018 में दी गई। 2018 में जानकारी दी तब उनका कहना ऐसा है जो है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई या नहीं हुई? सुशेन गुप्ता जो मिडलमैन है। वीवीआईपी चॉपर केस, ईडी अरेस्ट डिफेंस एजेंट सुशेन गुप्ता इन ₹3,600 करोड़ स्कैम। तो भाई 3,600 करोड़ के स्कैम में इसको गिरफ्तार तो कर लिया था। कब किया था? इस न्यूज़ की जरा तारीख देख ले। मार्च 26, 2019। लेटर कब का था? 11 अक्टूबर 2018। तो कर तो लिया मार्च में, अक्टूबर से लेकर मार्च में इन्वेस्टिगेशन कर लिया। हालांकि ये केस दूसरा है, उस केस में नहीं किया है ना। ये कौन सा केस है? ये अगस्ता वेस्टलैंड का केस है, वो राफेल का केस है। दोनों अलग अलग है। तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है? क्यों नहीं किया? और क्या दोनों सेम चीज़ है या दोनों अलग अलग है? पहली बात, किसी भी एक चीज़ में एफआईआर हो जाती है तो बाकियों में पकड़ने की जो जल्दी होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हो, आप अरेस्ट होते हो, कोर्ट में जाते हो, तो पासपोर्ट सब कोर्ट रखवा लेती है। आप भाग नहीं सकते उसके बाद में, एक बार के बाद भी आप भाग नहीं सकते। तो इसलिए कोई जल्दी नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन पहले होना है, वो हो रहा है। तो ये जो आरोप लग रहा है कि इसमें दलाली मिली है, आरोप तो एकदम सही है, बिल्कुल सही है। दिस इज़ माई फर्स्ट सर्विस कॉन्ट्रीब्यूशन, प्लीज एक्सेप्ट। राइट नाउ आई एम ओनली गेटिंग 8,000। आशीर्वाद दे सर। प्रभाकर जी, बिल्कुल। प्रखर जी, सॉरी, आपको शुभकामनाएं, भगवान करे आप तरक्की करें। आइए जरा इनवॉइस देख लें साहब। ये रही इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, यहाँ पेमेंट हुआ है towards IT service and technical support for project awarded to Interdev by Dassault Aviation for creation of CATIA, काटिया न्यूमेरिकल डेटा वैल्यू फलान ढिकान। सब बेवकूफ़ बनाने की बात है, कुछ नहीं है। कुल मिलाकर 1,54,000 यूरो का पेमेंट हो जाता है। देव भल्ला जी को काइंड अटेंशन किया हुआ है, ठीक है। तमाम सारे इनवॉइस फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, हवाबाजी, टोटल फेक सर्विस ये है। अब ये जो पेमेंट हुआ 1,54,000 यूरो का, तो ये किसके खाते गया? मोदी के खाते में गया, अमित शाह के खाते में गया, किसके खाते में गया? देख लेते हैं। इस इनवॉइस की ज़रा तारीख और देख लीजिए।
19 मई 2009, 19 मई 2009 को मोदी प्रधानमंत्री थे क्या? अमित शाह गृह मंत्री थे क्या? 19 मई 2009 को किसकी सरकार थी? पैसा तो गया है, इनवॉइस है सामने, सबूत सामने। और सुषेन गुप्ता ने पैसा लिया, उसके अकाउंट में पैसा गया, हम नहीं कह रहे, ऐसा खुद मीडिया पार्ट बता रहा है। 2009 की इनवॉइस, आइए यहां पर भी बता रहे हैं एक्सक्लूसिव। 7.5 million to intermediary Sushen Gupta in Mauritius between 2007 and 2012 to facilitate the sale of Rafale jet fighters to India. ओके, तो साहब 2007 से लेके 2012 तक की जुगाड़ थी। 2007 से 2012 तक राफेल को लूटा गया, राफेल से रिश्वत ली गई और ये कहा गया हम तुम्हारे हवाई जहाज भारत में बिकवा देंगे। डेसॉट एविएशन से ये बात इन्होंने कही और डेसॉट ने इनको बाकायदा पेमेंट किए, एक नंबर में किए, इनवॉइस फर्जी इनवॉइस लगा के इन्होंने पेमेंट उठाए। वेरी गुड। 2007 से 2012 तक, शाबाश। किसकी सरकार थी मुझे बता दीजिए, 2007 से 2012 तक किसकी सरकार थी? कोई बताएगा? काटिया 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है, इससे वो न्यूमेरिकल डेटा मांगा जाएगा तो सब पोल खुल जाएगी। पीयूष त्रिपाठी जी कुछ है ही नहीं, फेक बोगस है, यही तो उन्होंने लिखा है, बोगस। आइए आपको पढ़ा दूं, जिस मीडिया हाउस ने लिखा उसे बोगस इनवॉइस करार दिया मीडिया हाउस ने, ठीक है ना। अब सवाल ये, वो लोग कौन है जिन्हें 2007 से 2012 के बीच में पेमेंट मिले थे? ये पैसा आखिर गया कहाँ? इतना तो अभी सामने आया, पता नहीं कितना और होगा। सुषेन गुप्ता रिसीव्ड 7.5 million euro from Dassault through the Mauritius company Interstellar. Payments were covered by dubious IT contract and invoices. An employee of Sushen Gupta's lawyer said to the CBI that invoices were fake. Some mentioned Dassault instead of Dassault. तो पूरी इनवॉइस फेक थी। उन्होंने सीबीआई के सामने इस बात को माना, ये पूरी इनवॉइस फेक थी। किसी ने अभी आज थोड़ी देर पहले बोला था कि इनसे वो डिटेल्स मांग ली जाए, पकड़े जाएंगे। आवश्यकता ही नहीं पड़ी, पहले ही मान लिया उन्होंने फेक है। तो राफेल का हवाई जहाज ले लेकर, उसके मॉडल ले लेकर चुनाव प्रचार हुआ था 2019 में। चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था, बीजेपी की तरफ से आया था, चौकीदार प्योर है। तो साहब चौकीदार चोर है का जो नारा दिया था, अब कोई ये बताए कि 2007 से 2009 वाले जो लोग थे वो चोर कौन थे जो रिश्वत के लिए काम कर रहे थे? राफेल खरीदना, लेकिन रिश्वत मिलेगी तो खरीदना है, वो कौन लोग थे? अब इस चीज़ को ज़रा समझिए आप, और हम आपको समझाते हैं क्यों ये चीज़ ज़्यादा बड़ी हो जाती। क्योंकि सुषेन गुप्ता कोई पहली बार नहीं, सुषेन गुप्ता 2001 से हायर कर लिया गया था। इसने डेसॉ में अपना ये बताया कि भाई मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी में ये काम करता हूँ, कमीशन एजेंट हूँ, मुझे कमीशन एजेंट अपना बना लो, बहुत सारी कंपनियों का काम मेरे पास में, भारत में मैं जो चाहता हूँ वही बेचता हूँ। ठीक है, तो ये इन्होंने कहकर इनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, अच्छी बात है। और क्या क्या हुआ? यूरो 1.54 लाख 2009 में ही दिए गए थे। बहुत सारी पोल है साहब इसके अंदर, बहुत सारी पोल है। जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या इसके अंदर हुआ। इसमें डी लिखा था, जो स्प्रेडशीट है सुषेन गुप्ता की, 100 की जगह डी लिखा हुआ था। तो जो रिश्वत है वो किस प्रकार से ली जा रही थी, किस प्रकार से रिश्वत ली जा रही थी आप देखिए, ये आपके सामने। और किस प्रकार से रिश्वत नहीं मिलने पर हम आपके हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे वाली बात भी आई थी। मीडिया पार्ट क्लेम्स न्यू एविडेंस ऑफ किकबैक्स इन राफेल डील। साहब फ्रेंच ऑनलाइन जर्नल सेज बल्क पेमेंट्स मेड बिफोर 2013 से पहले किसकी सरकार थी? सबसे मजे की बात यह, आज इसको लेकर वो जो विरोधी जगत है ना,
बिल्कुल एकदम पागल से हो गए, आज एकदम खुशी के मारे पागल हो गए। आज उन्हें मोदी सरकार का घोटाला मिल गया और सारे के सारे लेकर मांगे भागे। आखिरी वाले ट्वीट को देखा ही नहीं, 2009 की रिपोर्ट है, देखा ही नहीं 2009 की इनवॉइस है, देखा ही नहीं 2007 से 2012 तक की पेमेंट है। दौड़ गए, रिपोर्ट आ गई, राफेल में घोटाले हुआ है, रिश्वत खाई है। आइए, अतपगला बच्चन गैंग, हाँ जी पूरा अतपगला बच्चन गैंग का काम। फिर क्या? तो साहब यूपीए यानी सोनिया गांधी सरकार में रिश्वत का खेल चल रहा था 2007 से 2012 तक। खूब दबा कर रिश्वत ली गई। ठीक है ना? तो ये हमको थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि आखिर 2007 से 2012 तक कौन थे वो लोग जिन्होंने रिश्वत ली। हमको ये समझना पड़ेगा, और क्यों रिश्वत की वजह से, क्या ये इतने इनकी स्थिति खराब थी कि ये भी नहीं देख पा रहे थे कि देश के लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है। तो क्या ये सारी की सारी जो डील है ये रिश्वत की वजह से रोक दी गई थी? ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये डील तो रुकी थी, ये तो सब जानते हैं। ये डील तो रोकी गई थी, कांग्रेस ने इसको रोक दिया था, बाद में स्क्रैप करने की बात भी हुई थी, नए सिरे से करेंगे बात हुई थी। तो ये डील किस लिए नए सिरे से हो रही थी? रेट बढ़ाने के लिए हो रही थी क्या? किस लिए हो रही थी? ये बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है ना? आइए अब देखें ज़रा कि कहाँ कहाँ इन्होंने, जैसे बोलते हैं ना रिकॉर्ड तोड़ जो इनके काम है वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है आपको देखना, सोचना, समझना। लेकिन उससे पहले ज़रा इनकी असलियत देखिए। जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप एक एक करके वो सारे इनवॉइसेस दिखाएं प्रणेश, तो बेहतर लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये किकबैक्स दिए गए हैं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि ज्यादातर जो लेन देन हुआ था, आपको याद होगा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो नेगोशिएशन चल रहे थे, मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले से चल रहे थे। ये MMRCA जो है, मल्टी रोल फाइटर जो है, उनका नेगोशिएशन पहले से चल रहा था। अब जरा आप इस पूरे मामले को समझिए। पहले से नेगोशिएशन चल रहा था, मोदी सरकार के आने से पहले चल रहा था, डेसॉल्ट से चल रहा था, दलालों के थ्रू चल रहा था, डायरेक्ट नहीं था। मोदी सरकार जब आई तो उसने एक बदलाव कर दिया, पुरानी जो डील चल रही थी उसको स्क्रैप कर दिया, बोले कुछ नहीं, डेसॉल्ट से कुछ नहीं खरीदेंगे, और सरकार टू सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर लिया, फ्रांस से डायरेक्टली एग्रीमेंट कर लिया। अब सरकार टू सरकार एग्रीमेंट हो गया तो क्या हुआ? तो रिश्वत खत्म हो गई, किकबैक्स खत्म हो गए, बीच के लोग गायब हो गए। सरकार टू सरकार में कोई रिश्वत नहीं होती है, कोई रिश्वत का चांस ही नहीं होता। तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हें मालूम था कि लोग रिश्वत खा रहे हैं इसमें, और हमें ये हवाई जहाज चाहिए, तो उन्होंने नया रास्ता निकाल लिया। अब बीजेपी का ये कहना है कि उन्हें अंदेशा हो गया था कि 2008 से 2013 के बीच में इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि किकबैक्स लिए जाए, इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको याद दिला दे कि जो अभी रफाल खरीदे गए हैं डैसो से, जो भारत ने रफाल खरीदे हैं, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदे गए। अगर ये दस्तावेज दिखा के आप हमें बता पाए प्रणेश कि किस तरीके से किकबैक्स दिए गए। फेक इसमें रिसीट्स हैं जो यंग फिलिपिन दिखाते हैं। देखिए, अब इसको बड़े स्क्रीन पे हम डालेंगे। एक तो है 2009-19, तो साहब वही 2009 वाली जो इनवॉइस हमने अभी आपको दिखाई, वही इनवॉइस आ गई। तो ये फ़र्क हो गया पहले में और अब में, और शायद यही वो कारण था कि राहुल गांधी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। सवाल ये उठता है कि ये 2007 से 2012 तक जो पैसा आया, ये पैसा किस किस के पास गया? क्या ये पैसा गांधी परिवार तक गया? सवाल नंबर 1। क्या ये पैसा राहुल गांधी जी तक गया? क्या ये पैसा सोनिया गांधी तक गया? क्या ये पैसा प्रियंका वाड्रा तक गया? ये पैसा किस किस तक गया? कहाँ कहाँ तक गया? दूसरी बात, राहुल गांधी जी हवाई जहाज ले लेकर घूम रहे थे, बहुत परेशान थे, चौकीदार चोर है। क्यों परेशान थे? क्योंकि रिश्वत मिलने का जो चांस था वो ख़त्म हो गया था।
पहले जो प्राइवेट कंपनी के साथ में जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और नया एग्रीमेंट आ गया, सरकार टू सरकार का एग्रीमेंट आ गया। सरकार टू सरकार का। सिर्फ इतना नहीं है, आप ज़रा इसको देखिए, आप समझिए कि अगर पैसे नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। हमने खतरा उठा लिया है, आपके पास एक एजेंट है जिसे हमने भुगतान किया है, अब ये तय करें कि कानूनी रूप से साफ है और इसका बचाव किया जा सके। सुषेण गुप्ता ने, ये इनकी बात चल रही है, तब ये बता रहे हैं कि भाई ऐसा है, हमने ये सब तय कर लिया है, अब आपको इसको अमली जामा पहनाना है, जिसे अमली जामा बोलते हैं ना, ठीक है ना, तब क्या। और यदि पैसे नहीं दोगे तब क्या होगा। अभी तो हमने खतरा उठा लिया वाली बात है कि भैया हमने पैसे लगा दिए, पैसे नहीं मिले तब क्या होगा। ये भी कहते हैं सुषेण गुप्ता, पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। दफ्तर में बैठे लोग पैसे की डिमांड कर रहे हैं, अगर हमने पैसे नहीं दिए तो वो लोग हमें जेल में डाल देंगे। अरे बाबा रे बाबा। तो साहब पैसे को लेकर इतना हंगामा है, रिश्वत को लेकर इतनी बवाल है कि यदि रिश्वत नहीं मिली तो तुम्हारा काम तो नहीं होगा, वो तो एक अलग बात है, हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये कहना है सुषेण गुप्ता का। मतलब इस कदर काम हो रहा था यूपीए सरकार में, सोनिया गांधी सरकार में, राहुल गांधी जी की मम्मी की सरकार में, इस तरह से काम हो रहा था कि पूछिए मत, कि साहब पैसे के बिना काम ही नहीं होगा, आपसे हवाई जहाज हम नहीं खरीदेंगे, और सिर्फ इतना नहीं, हम जेल भी चले जाएंगे, हमें जेल भेज दिया जाएगा। कमाल है। तो शाह जी कहते हैं, नितिन जी, हाउ मच डू यू क्रेडिट द रोल ऑफ लेट अरुण जेटली इन ब्रिंगिंग दिस डील इन फ्रूट्यून। देखिए तुषार जी, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी का अपनी अपनी जगह योगदान है ना। सर मेरे को भी उससे कट चाहिए, हाँ बिल्कुल सबको कट चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये स्थिति आपके सामने, देश की ये स्थिति है। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहला सवाल, देश की सुरक्षा के साथ कौन खेल रहा था, देश की सुरक्षा के साथ क्यों खेला जा रहा था, और क्या पैसा इतना बड़ा हो गया कि देश की सुरक्षा के साथ खेला जाए। आप सोचिए, हवाई जहाज़ की इस डील को लटका दिया गया हवा में, सिर्फ इसलिए लटका दिया गया ताकि पैसा मिल जाए। वो तो मोदी जी आ गए, सरकार बदल गई, तो उसको स्क्रैप करके नए तरीके से किया, तो इनकी चोरी पकड़ में आई। नहीं तो चोरी पकड़ में भी नहीं आती, धीरे से पैसा खा के भाग जाते हैं। तो जो गुस्सा था राहुल गांधी जी का, वो इसीलिए था क्योंकि जो रिश्वत का जो पैसा था, जो आ सकता था, वो ख़त्म कर दिया आपने। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपने सीधे आपने डील कर ली, इसलिए गुस्सा था। अब समझ में आया चौकीदार चोर है या नहीं, या आप लोग डिसाइड करेंगे चौकीदार चोर है या नहीं। लेकिन इस सब के बीच क्या आपको नहीं लगता कि इसमें जवाब देने का समय आ गया है? हमको लगता है कि जवाब देने का समय आ गया, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कल हैशटैग के लिए तैयार रहिएगा आप सब। दिवाली तक हमने बंद कर दिया था, कोई हैशटैग नहीं करेंगे, लेकिन अब दिवाली जा चुकी है, तो कल हम हैशटैग इसको इस बाबत चलाएंगे, और क्या चलाएंगे वो कल सुबह आपको 10 बजे मालूम चलेगा, है ना। तो कल सुबह तैयार रहिएगा, बल्कि 10:30 कर लेते हैं, 10 की जगह 10:30 बजे बिल्कुल तैयार रहिएगा, कल हैशटैग आएगा, राइट। तो आप सबको उसमें पार्टिसिपेट करना है, राइट। खैर, तो ये तो ही बाहरी सुरक्षा की बात, विदेशियों से, दूसरे देशों से सुरक्षा की। अपने देश के अंदर सुरक्षा का क्या हाल है उसको देख लें। आइए, अब ये क्या हो रहा है, ये क्या भैया, ये किन लोगों के साथ बैठ गए योगी जी। आइए देखें, न्यूज़ देख लेते हैं। CM Yogi Adityanath meets Kairana resident who returned after the migration in 2016. According to reports, several families in Kairana have migrated in 2016 due to threats from another community. आप समझ गए, यानी कश्मीर की तरह कैराना से जैसे लोगों को भगाया गया था 2016 में, जो लोग भाग गए थे वो वापस आकर कैराना में बस गए हैं, और ऐसे लोगों से योगी जी ने मुलाकात करी। कश्मीरियों की तरह नहीं कि वापस नहीं जाएंगे, ये कैराना वापस आए, बसे। अब देखिए, इनकी मुलाकात हुई योगी जी से, और योगी जी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, पूछते हुए कोई समस्या तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। ये योगी राज है। यहाँ कैराना नहीं चलेगा, यहाँ कश्मीर नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा यहाँ।
जिन लोगों को भगा दिया गया था वो सारे लोग वापस आ गए, सब रहने लगे हैं। तो ये सरकार का फर्क है। उत्कर्ष जी कहते हैं प्रणाम नितिन जी, एक हाथ स्वैप करके स्कैम एवं स्क्रीनशॉट प्रयोग करें, कृपया भारत के पेट्रोल की पिक टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिए, जय श्री राम। जी अवश्य करने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। इफ देर आर वन मोर यूपीए टर्म दे वुड हैव अबंडेंट कंट्री लाइक व्हाट हैपेंड पीसफुल नेबर्स। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है। और ये देखिए लास्ट में अगर हम आते हैं तो ये इन्हीं लोगों के साथ आज भोजन भी किया योगी आदित्यनाथ ने, तो लोगों को वापस बसा दिया योगी जी ने, जिनको भगा दिया गया था उनको वापस बसा दिया। उनकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, वापस आए। यूजुअली आदमी इतना परेशान होकर जाता है कि फिर वापस नहीं आता। तो ये लोग वापस भी आए और अब वहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है, सिर्फ योगी महाराज का नहीं, आपका भी, आप जो रहने गए उसका भी फ़र्क। तो जो लोग रहने गए उनको भी सैल्यूट, ठीक है ना। आइए यूपी की एक और खबर देख लें। इस दीवार पे लिखा था जय श्री राम, ये सामने चबूतरा बना हुआ है, इस पर बवाल कट गया। क्या हुआ, दीवार पर श्री राम लिखा, फैला तनाव, वायरल वीडियो, मज़ार से सटी हुई है दीवार। अब इसका बवाल क्या था, ये जो दीवार है ये दूसरे व्यक्ति की है, यहाँ पर ये चबूतरा बना दिया गया इसकी दीवार से सटाकर और इस पर कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर विवाद था, उसने अपनी दीवार पर लिख दिया जय श्री राम। इसको लेकर बड़ा बवाल चला और पुलिस ने बोला भाई इसको हटाओ, ऐसा करो वैसा करो, फलान करो ढिकान करो। बहरहाल मामला हाईलाइट हुआ, सोशल मीडिया पर आया, तो अब ये स्थिति हो गई है। वो जो लिखा हुआ वाला दिखा था हमने उस तरफ, और जो चबूतरा जो बना लिया था जिस पर कब्जा कर लिया था वो सब बंद। ये दीवार खींच दी गई है, ये दीवार खींच दी गई है ना। तो चबूतरे पे कोई कब्जा, चबूतरे का कब्जे का रट्टा भी खत्म हो गया, दीवार खींच दी गई। अब इतने में ही रहना इनको, ये अपना विस्तार नहीं कर सकते, फैलाव नहीं कर सकते और ज़्यादा, ठीक है। तो एक खबरें कुछ ही आ रही थी कि जिसने लिखा है जय श्री राम उसको जेल भेज रहे हैं, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, FIR हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको कोई अरेस्ट नहीं किया गया, कोई जेल नहीं भेजा गया। दोनों पार्टियों में समझौता करा दिया गया। पहले दोनों के ऊपर मुकदमे की बात हो रही थी, शांति भंग के मुकदमे दोनों पर लगेगा, दंगा कराने का मुकदमा दोनों पर लगेगा, लेकिन बाद में दोनों के बीच में समझौता करा दिया गया और जो चबूतरा उसको हमेशा के लिए मुक्त करा लिया गया। वो जो नमाज उस पर पढ़ी जाती थी उसको हमेशा के लिए वहाँ से मुक्त करा लिया गया। तो ये एक अच्छी खबर है। खैर वासिम जी नज़र नहीं आ रहे, उनके लिए कुछ आया है। आप लोग दिवाली मनाते हो, देखो भाई कुछ लोग अपने त्यौहार मनाते हैं अलग तरीके से। देख लें, लीजिए साहब, बिरयानी खा लो फ्रेंड्स, बिरयानी बट रही है। आई शाबाश, बाबा रे बाबा, यारे बाबा, उफो। बुलाओ वासिम को, बुलाओ भाई कोई। ये क्या चक्कर है वासिम, ये समझाओ बस। हाँ, बढ़ा लो भाई, प्यार बढ़ा लो। ऐसा गजब का प्यार भगवान ही बचाए। बहुत सारे लोगों को बिरयानी खाने का शौक है, खाओ भाई बिरयानी, मटन पीस खाओ, बिरयानी खाओ, जो खाना खाओ, एकदम बढ़िया, मलाई मार के, घी मार के, आज लगे, शाबाश। कमाल है साहब, ये स्थिति है। दीपावली पे बिरयानी की ही, नॉनवेज बिरयानी की एक दुकान खुली थी, जिसको लेकर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने बोला दुकान बंद करो। तो साहब बिरयानी के शौकीनों ने मिला लोगों का साथ, फिर खुली बिरयानी की दुकान। संत नगर में दुकानदार को धमकी देने वाले का वीडियो हुआ था वायरल, ठीक है ना, बुराड़ी से। अब लोगों का क्या कहना है, इनका दुकानदार कहना है मुझे लोगों का साथ मिला, मेरी हिम्मत बढ़ रही है, हम दुकान खोलते हैं, रोज खोलेंगे। दीप आहूजा जी, ये दिल्ली के वो गद्दार हैं, ये हिंदुत्व के वो गद्दार हैं जो आपको दिख रहे हैं। मेरी दुकान के सामने ही बिरयानी की शॉप है,
जो भी धमकी देकर गया वह गलत है, माहौल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। आय शाबाश दीपक आहूजा। दिल्ली वालों भाई इनकी किस चीज़ की दुकान है ज़रा पता करो। और बॉयकॉट क्यों नहीं हो रहा इनका? इस दुकान से हमें परेशानी नहीं है, मंगलवार को दुकान बंद रहती है, मार्केट का माहौल अच्छा है, आगे भी माहौल अच्छा ही रहेगा। मनोज मिश्रा। आय शाबाश, वाह पंडित जी, वाह वाह, जियो। ये हैं आपके देश के गद्दार। ऐसे गद्दार आपको मिलते हैं, आपके धर्म के गद्दार, ऐसे गद्दार आपको मिलते हैं जिनकी वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ता है, और ये आपके सामने है। ठीक है ना? तो ये स्थिति है साहब, कितना भी समझा लीजिए समझ में नहीं आता। आर्यन खान वाले मामले में हम लोगों ने हैशटैग चलाए थे, और जितनी बार हमने हैशटैग चलाया उतनी बार हमको धमकी आई, और बाहर से आई, सऊदी से आई, तमाम सारी जगहों से आई। अब धीरे धीरे तार खुलने लगे हैं। अब्दुल हमीद जी आ गए, कहते हैं नवाब मलिक कॉल्स आर्यन खान अरेस्ट अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड रैंसम टू एक्सटॉर्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहरुख खान। गल्फ न्यूज़ के सीईओ हैं साहब, उसमें छाप दिया ना, नवाब मलिक कॉल्स आर्यन खान अरेस्ट अ केस ऑफ किडनैपिंग एंड रैंसम। लीजिए साहब, समझ में आ गया कड़ियाँ कहाँ से कहाँ जुड़ रही हैं? क्लियर है? इन्हीं गल्फ से अपने पास में धमकी आती है, और यही गल्फ इनकी बातें छाप रहा है। एकदम क्लियर है किसके संबंध कहाँ है। एकदम क्लियर है, क्लैरिटी के साथ है। खैर, तो ये स्थिति है। चेन्नई में काफ़ी बाढ़ आ गई है। आइए चेन्नई का हाल देख लें जरा। राहत कार्य का काम चल रहे हैं, और गर्भवती एक महिला है, उसको ले जाया जा रहा है। देखें जरा किसको ले जाया जा रहा है। अच्छा, तो यही होती है गर्भवती। चलिए साहब, चलिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कमाल है साहब, जहाँ बात आ जाए पॉपुलेशन की वहाँ यही लोग दिखेंगे, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। चलिए साहब, तो खैर किसी ने बोला था लोग छोड़ रहे हैं धर्म, आ जाइए। अमेरिका में अब हर चौथा मुसलमान छोड़ रहा है इस्लाम। ऑसम विदाउट अल्लाह। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त जो है ये मुहिम है, चल रही है, ख़तरनाक तरीके से चल रही है। और अमेरिका में तो इसका बुरा हाल है, हर चौथा मुसलमान छोड़ रहा है ना, इस्लाम हर चौथा मुसलमान छोड़ रहा है। ये स्थिति है। खैर, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग नौटंकी करते हैं, दोनों में फ़र्क है। आइए नौटंकी वालों से मिलिए। फिशिंग हो रही साहब। तो भैया ऐसे मछली बनने का जिसको शौक है वही जाने। दीपक जी कहते हैं लाइटर नोट नितिन जी, आप अपना डेली लाइव ब्रह्मा मुहूर्त को 4 बजे करें, जल्दी उठने की सबको आदत भी लगे, हाथ लग जाएगी। बात तो अच्छी है। सोचेंगे, विचार करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुनना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, फिलहाल आपको हमारा लाइव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और 8770720196 पर कंट्रीब्यूट करना ना भूलें। गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से। भीम यूपीआई एड्रेस है nshukla@UPI। 2 ऑप्शन है भारत के जो लोग बाहर हैं उनके लिए। patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर, जो सबसे ईजी, सबसे सस्ता, सबसे यूज़र फ्रेंडली ऑप्शन है पेपाल का। आप इस पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ सुपर चैट नहीं हो पाती है, बंद होता है, यूट्यूब करने नहीं देता है। तो ऐसे तमाम सारे लोगों के लिए जो पेपाल है, पेट्रेन है, और तमाम सारे जो ऑप्शंस है, वो तमाम सारे ऑप्शन है, उनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट? चलिए, गाली आपस में गाली मत दीजिए भाई, मज़ा नहीं आता। ठीक है ना? तो मित्रों, ये था आज का लाइव। कल दोबारा हाजिर होंगे बहुत सारी खबरों के साथ, बहुत सारे एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वैक्सीन लगवा लीजिए, 1 लग चुकी तो दूसरी लगवा लीजिए, और मास्क लगाए रहिए, और सैनिटाइज करते रहिए हाथों को। चेहरे पर नहीं लगाना हाथों को, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।